Assalamu alaikum dear student, this is Farmanullah Khan. Today we are discussing natural history of a disease, that is unit number 3 in epidemiology and unit number 4 in CHN 3. तो आज के हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स हैं कि at the end of this session the students will able to define natural history of disease, define the term host, agent and environment, identify the concept of epidemiology and disease with the help of epidemiological triad, आइडेंटिफाई एपिडेमियोलॉजिकल अप्रोच इन कम्युनिटी। तो ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव जो कि हम आज कवर करेंगे। तो पहला हमारे पास है एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइएड, लेकिन एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइएड से पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि हमारे पास एपिडेमियोलॉजी में या एपिडेमियोलॉजिस्ट जब भी किसी डिजीज़ की बात आती है तो वो हमारे पास तीन चीज़ें देखते हैं। एक देते हैं कि टाइम, कि डिजीज़ का टाइम, डिजीज़ किस टाइम होती है, सुबह को होती हैं, शाम को होती हैं, साल के किस महीने में होती हैं, किस वेदर में होती हैं, गर्मियों में होती हैं या सर्दियों में। दूसरा हमारे पास एपिडेमियोलॉजिस्ट देखते हैं प्लेस को, कि कहाँ पे ये हो रही है, ये हमारे पास किस इलाके में होती है, वहाँ पे होती हैं जहाँ पे गर्मी होती है, वहाँ पे होती हैं जहाँ पे सर्दी होती है, या विलेज में बीमारी ज़्यादा हो रही है या टाउन सिटीज़ में ये हो रही है। तो वो हमारे पास एपिडेमियोलॉजिस्ट जो है वो प्लेस देखते हैं। और तीसरा वो पर्सन देखते हैं कि ये डिजीज़ हमारे पास किस टाइप के लोगों में होती है, छोटे में होती है, बड़ों में होती है, चिल्ड्रंस में होती है, मेल में होती है, फीमेल में होती है। तो ये हमारे पास जो है एपिडेमियोलॉजिस्ट तीन चीज़ें देखते हैं। टाइम देखते हैं किसी डिजीज़ का, प्लेस देखते हैं और पर्सन देखते हैं। उसके बाद हमारे पास फिर आता है एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइएड, जो कि मॉडल है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अ ट्रेडिशनल मॉडल ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज काजेशन नोन एज एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइएड। हमारे पास एक ट्रेडिशनल मॉडल जो कि डिजीज काजेशन का यूज़ करते हैं वो एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइएड है। एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइएड में हमारे पास पता चलता है कि डिजीज़ काज होगी तो क्यों होगी, उस डिजीज़ काजेशन के लिए क्या ज़रूरी है। ट्राइएड में हमारे पास तीन चीज़ें होती हैं। एक हमारे पास होता है एजेंट, दूसरा होस्ट और तीसरा इन्वायरमेंट, कि ये तीन चीज़ें हमारे पास ट्राइएड में होती हैं। The triad consists of external agent, a host, and environment in which host and agent are brought together, causing the disease to occur in the host. एक हमारे पास एजेंट होता है। एजेंट कोई भी ऐसी चीज़ जो कि डिजीज़ काज करे वो हमारे पास एजेंट कहलाता है। तो एजेंट केमिकल भी होते हैं, फिजिकल भी होते हैं, बायोलॉजिकल भी होते हैं। होस्ट कोई भी ऐसा एनिमल्स, कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म, कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें हमारे पास डिजीज़ काज होती है, जो इफेक्ट होता है, वो हमारे पास होस्ट कहलाता है। और इन्वायरमेंट इन एजेंट और होस्ट को आपस में मिलाता है, आपस में कनेक्ट करता है, और उस वजह से एजेंट जो है वो काज कर लेता है हमारे पास होस्ट में डिजीज। उसके बाद वेक्टर है। अ वेक्टर एन ऑर्गेनिज्म विच ट्रांसमिट इन्फेक्शन बाय कन्वेइंग द पैथोजन फ्रॉम वन होस्ट टू अनदर विदाउट काजिंग डिजीज इटसेल्फ मे बी पार्ट ऑफ द इन्फेक्शियस प्रोसेस। वेक्टर कोई भी ऐसी चीज़ जो एजेंट से हमारे पास, जो एजेंट को ले जाए एक जगह से होस्ट में पैथोजन को, और होस्ट में वो पैथोजन डिजीज काज कर ले, तो वो हमारे पास जो है वेक्टर कहलाता है। वेक्टर का काम ट्रांसपोर्टेशन है, कि वो पैथोजन को एक जगह से ले जाकर, जो कि इन्फेक्शियस पैथोजन है, और उसको लेकर जाएगा होस्ट में, और फिर वो पैथोजन होस्ट में जो है डिजीज काज करेगा, इन्फेक्शन काज करेगा। लेकिन ये खुद वेक्टर जो है वो आपको इफेक्ट नहीं करता, लेकिन कभी कभार जो है हमारे पास वेक्टर जो है वो इन्फेक्शियस प्रोसेस का हिस्सा होता है। लेकिन नॉर्मली हमारे पास क्या होता है कि वेक्टर का काम सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन होना है पैथोजन्स का। एग्जाम्पल यहाँ पे आप लोगों को दिया गया है, वेरी वेल नोन एग्जाम्पल है। अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ वेक्टर इज एनाफिलस मॉस्किटो। एनाफिलस मॉस्किटो हमारे पास जो है फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो, जो कि मलेरियल पैरासाइट और प्लाज्मोडियम को कैरी करती है। एज मॉस्किटो इंजेस्ट ब्लड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड होस्ट, इट पिक अप द पैरासाइट प्लाज्मोडियम। देखो मलेरिया की हमारे पास ट्रांसमिशन किस तरह होती है कि एक पर्सन को अगर मलेरिया हो चुका है तो प्लाज्मोडियम उसके ब्लड में होगा, तो मॉस्किटो आके उस इन्फेक्टेड पर्सन को जो है उसको काटेगा,
तो वो क्या करेगा, ब्लड उससे सक करेगा। तो ब्लड सक करते हुए जो है वो प्लाज्मोडियम उस मॉस्किटो के सेलाइवरी ग्लैंड में आ जाता है। उसके बाद क्या होता है, आफ्टर बीइंग स्टोर्ड इन सेलाइवरी ग्लैंड एंड देन injected into the next human upon which mosquito feed the plasmodium can cause malaria in the infected human। तो क्या होता है कि जब हमारे पास सिलेवरी ग्लैंड में वो प्लाज्मोडियम आ गया, अब ये मॉस्किटो जो है किसी भी हेल्थी पर्सन को अगर बाइट करता है, उससे ब्लड लेता है फीडिंग के लिए, तो वो क्या करता है, वो प्लाज्मोडियम उस पर्सन में इंजेक्ट कर लेता है और पर्सन में हमारे पास क्या आ जाता है, मलेरिया काज हो जाता है। तो वेक्टर में जो प्लाज्मोडियम था, तो प्लाज्मोडियम की वजह से उस वेक्टर को कोई नुकसान नहीं मिल रहा था और वो वेक्टर खुद आपको कुछ नहीं कहता, लेकिन एनाफोलिस मॉस्किटो जो वेक्टर का काम किया, उसने क्या किया, इन्फेक्टेड पर्सन से प्लाज्मोडियम लेकर एक हेल्थी पर्सन में उसको इंजेक्ट किया, उसके ट्रांसपोर्टेशन का काम किया। दस एनाफोलिस मॉस्किटो सर एज अ वेक्टर फॉर मलेरिया, लिहाजा एनाफोलिस मॉस्किटो जो है वो मलेरियल फीवर के लिए हमारे पास एक वेक्टर का काम देता है। In epidemiological triad, model transmission occur when agent leave its reservoir or host through a portal of exit is conveyed by a mode of transmission to enter through an appropriate portal of entry to infect a susceptible host। कहते हैं कि एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड में हमारे पास ऐसा होगा कि एजेंट जो है वो रिजर्वायर से निकलेगा, वो रिजर्वायर जहाँ पे डिफरेंट एंटीजेंस होते हैं, वो पैथोजेंस होते हैं, डिफरेंट एजेंट्स हैं, तो वो पोर्टल ऑफ एग्जिट के जरिए उस एजेंट जो है वो उस रिजर्वायर से निकलेगा। अब मोड ऑफ ट्रांसमिशन के जरिए वो एजेंट जो है वो ट्रांसमिट होगा और पोर्टल ऑफ एंट्री के जरिए उस जो है पर्सन में इंटर होगा, तब आपके पास डिजीज काज होगी। अगर हम एनाफिलस मॉस्किटो का एग्जांपल लें तो क्या होता है कि एक इन्फेक्टेड पर्सन जो है वो उसका ब्लड वो रिजर्वायर है, तो पोर्टल ऑफ एग्जिट क्या हुआ कि मॉस्किटो ने बाइट किया, तो थ्रू स्किन जो है आपके पास प्लाज्मोडियम निकल कर मॉस्किटो के सिलेवरी ग्लैंड में आ गया। तो ये पोर्टल ऑफ एग्जिट हुआ, एजेंट रिजर्वायर से जो हमारे पास प्लाज्मोडियम बाहर निकल आया। अब ये प्लाज्मोडियम जो है इसके लिए मॉस्किटो एनाफिलस मॉस्किटो वो मोड ऑफ ट्रांसमिशन का काम करता है और वो बाइट करता है कोई भी हेल्थी पर्सन। तो हेल्थी पर्सन की जिस जगह पे बाइट होगा वहां पे हमारे पास वो ब्लड में इंटर हो जाएगा थ्रू पोर्टल ऑफ एंट्री, क्या हुआ, स्किन हो गई। तो पोर्टल ऑफ एंट्री के जरिए जब आपके पास प्लाज्मोडियम हेल्थी पर्सन में जाएगा तो आपके पास जो है डिजीज काज होगी और ये ससेप्टेबल होस्ट होना चाहिए, वो होस्ट जो हमारे पास रिस्क पे होता है मलेरिया के लिए या कोई और डिजीज के लिए। ट्रांसमिशन में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ट्रांसमिशन डायरेक्ट भी होती है, इनडायरेक्ट भी होती है। डायरेक्ट ये कि एक प्लाज्मोडियम या इस तरह कोई भी पैथोजन डायरेक्ट आपके स्किन पे आ जाए, आपके बॉडी में किसी भी पोर्शन को जो इफेक्ट कर ले, या इनडायरेक्ट के वो आपके पास है एनाफिलस मॉस्किटो के जरिए कोई और थ्रू थर्ड पार्टी आपके बॉडी में इंटर हो जाए, तो वो हमारे पास इनडायरेक्ट कहलाता है। ये एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड है, आपको नजर आ रहा है, ये हमारे पास एजेंट है और ये हमारे पास इन्वायरमेंट और ये होस्ट। तो ये तीन चीज़ों जो है ये आपस में इंटरकनेक्ट होगी, ये तीन चीज़ें जो हैं आपस में इंटरकनेक्ट होगी, फिर आपके पास जो है डिजीज काज होगा। ये तीन चीज़ें, ये तीन हमारे पास जो है आप एक दूसरे के साथ कनेक्ट होगी कि एजेंट जो है वो होस्ट में डिजीज काज करता है, लेकिन इन्वायरमेंट के जरिए होस्ट में जाता है और डिजीज काज करता है। अब एक एक करके हम एक्सप्लेन करते हैं कि एजेंट कौन क्या चीज़ है। अ सब्सटेंस लिविंग और नॉन लिविंग और अ फोर्स टेंजिबल और इनटेंजिबल, द एक्सेसिव प्रेजेंस और रिलेटिव लैक ऑफ विच में इनिशिएट अ परपेचुएट अ डिजीज प्रोसेस। एजेंट हमारे पास लिविंग हो सकते हैं, लिविंग क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए तो वो लिविंग एजेंट हो गया। नॉन लिविंग कोई पॉइजन वगैरह हो गए, कोई भी फोर्स हो गए, इन्वायरमेंटल फोर्स, कोई फिजिकल या नॉन फिजिकल चीज़ें हो गई, जिस तरह फिजिकल हमारे पास कोई आप पे जो है प्रेशर करता है, आप कहीं पे जो है फोर्स लगता है, या इंटेंजिबल हमारे पास साइकोलॉजिकल आपको कोई प्रॉब्लम है, या एक्सेसिव प्रिजनेस किसी चीज़ का कि आपके पास एक चीज़ ज़्यादा है। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास जो है कैल्शियम आपके बॉडी में एक हद से ज़्यादा है तो क्या होगा, आपके पास स्टोन होगा।
तो एक चीज़ अगर एक्सेस में होती है या एक चीज़ लेक होती है, एक चीज़ की कमी होती है, जिस तरह आयोडीन की कमी हमारे पास गाइटर काज करते हैं, तो वो सब चीज़ें चाहे वो लिविंग हो नॉन लिविंग हो, टेंजिबल हो इनटेंजिबल हो, फिजिकल हो नॉन फिजिकल हो, एक चीज़ ज़्यादा हो मिकदार में नॉर्मल से या एक चीज़ नॉर्मल से कम हो कि वो आपके बॉडी में जो है डिजीज काज कर सके, तो वो हमारे पास जो है एजेंट कहलाते हैं। तो एजेंट में हमारे पास टाइप्स क्या हैं? टाइप्स हमारे पास केमिकल एजेंट है। केमिकल एजेंट में पोल्यूटेंट्स, एयर पोल्यूशंस, टॉक्सिक वेस्ट, पेस्टिसाइड्स वगैरह जितने भी हमारे पास केमिकल है सब इसमें आते हैं। फिजिकल में क्या है कि नॉइस है, रेडिएशन है, हीट है, कोल्ड है, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब हमारे पास जो है फिजिकल एजेंट में आते हैं। मैकेनिकल एजेंट अगर आपके पास आप पे कोई फोर्स लग रहा है, आपके कोई क्रशिंग, टेयरिंग, स्ट्रेन वगैरह हो रहे हैं, तो वो मैकेनिकल एजेंट में आते हैं। सोशल में कहते हैं कि पावर्टी है, हेल्थ केयर की तरफ आपका एक्सेस कम है, आप जो है सोशली आपको आइसोलेट रखा गया है, डिप्राय रखा गया है, आपको जो है आपका हक नहीं मिल रहा, राइट्स आपको नहीं मिल रहे, पावर्टी है, सफाई का खास ख्याल नहीं है, तो फिर क्या होगा कि फिर आपके पास जो है डिजीज काज होंगे। जिस तरह हमारे पास टीबी अक्सर पावर्टी जगह पे हमारे पास टीबी वगैरह के डिजीज होते हैं, तो ये हमारे पास सोशल एजेंट हैं। बायोलॉजिकल एजेंट ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जिस तरह माइक्रोब, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, तो ये हमारे पास जो है बायोलॉजिकल एजेंट में आते हैं सब को। अब हम कुछ बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं जो कि एमसीक्यूज के लिए हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट है। पहला हमारे पास है इन्फेक्टिविटी। इन्फेक्टिविटी आपको एक कोई भी चीज़ अगर आपके बॉडी में इंटर होके डिवाइड होना शुरू कर दे और आपके बॉडी को डैमेज करना शुरू कर दे, तो वो हमारे पास इन्फेक्टिव एजेंट कहलाता है या इन्फेक्शन कहलाता है। अब इन्फेक्टिविटी क्या है? इन्फेक्टिविटी इज द एबिलिटी ऑफ एन इन्फेक्शियस एजेंट टू इन्वेड एंड मल्टीप्लाई इन होस्ट। कि कोई भी इन्फेक्टिव एजेंट, वो चीज़ जो आपके बॉडी में इन्फेक्शन काज कर सके, वो अगर आपके बॉडी में इंटर होके आपके बॉडी में वो डिवाइड होना शुरू हो जाए, तो ये हमारे पास इन्फेक्टिविटी कहलाते हैं। दूसरा हमारे पास है पैथोजेनिसिटी। पैथोजेनिसिटी इज द एबिलिटी टू इंड्यूस क्लिनिकली अपेरेंट इलनेस। कि हमारे पास कोई भी एजेंट अगर आपके बॉडी में इंटर होके आपके बॉडी में क्लिनिकल साइन सिम्टम अपीयर करना शुरू कर दे, तो वो हमारे पास पैथोजन कहलाएगा और इस एबिलिटी को पैथोजेनिसिटी कहलाता है। विरुलेंस पे आते हैं, द प्रोपोर्शन ऑफ क्लिनिकल केसेस रिजल्टिंग इन सीवियर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। कि जब हमारे पास कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी में इंटर होकर वो आपके पास एक शदीद खतरनाक लेवल पे उसकी डिवीजन स्टार्ट हो जाए, आपकी बॉडी जो है उस पर सीवियर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन वगैरह आ जाए, तो वो चीज़ फिर हमारे पास विरुलेंस कहलाती है। कि वो जितनी भी डिवीजन की ज़्यादा होगी उसकी उसकी विरुलेंसी जो है वो ज़्यादा होगी। होस्ट फैक्टर दूसरा हमारे पास चीज़ें, होस्ट ट्राइएट का होस्ट फैक्टर क्या है? लिविंग थिंग यूजुअली ह्यूमन और एनिमल विच आर एक्सपोज टू एंड हार्बर अ डिजीज। लिविंग थिंग्स हमारे पास जिसमें एनिमल और ह्यूमन आते हैं कि अगर वो डिजीज़ को एक्सपोज हो और डिजीज़ उनमें काज हो जाए, तो वो हमारे पास होस्ट फैक्टर होस्ट कहलाता है। और कहते हैं कि द ह्यूमन होस्ट इज रिफर्ड टू एज साइल एंड द डिजीज एजेंट एज सीड। कि ह्यूमन हो जो है उसकी मिसाल एक साइल जैसी है, वो एक ज़मीन की तरह है कि उसमें एंटीजन एसिड आ जाता है, और फिर जिस तरह एक सीड अगर ज़मीन में फेंक दे तो उसमें जो है उससे एक दरख्त बन जाता है, बिल्कुल इसी तरह ह्यूमन बॉडी एज असाइल ज़मीन है और उसमें जब भी डिजीज एजेंट आता है एज अ सीड, तो वो आपके हमारे बॉडी में जो है डिवाइड करना शुरू कर देता है और हमारी बॉडी को इफेक्ट करना शुरू कर देता है। In some situation, host factor play a major role in determining the outcome of an individual exposure to infection. कभी कभार हमारे पास जो है होस्ट फैक्टर जो है होस्ट के जितने भी फैक्टर हैं, फिजिकल साइन सिम्टम्स, उसके लाइफस्टाइल, डिफरेंट चीज़ें, वो हमारे पास डिटरमाइन करती हैं कि एक जो एक्सपोजर आपका हुआ या इन्फेक्शन वगैरह जो आपका हुआ, तो वो आपको कितने टाइम तक होगा, उससे आप कितने इफेक्ट होंगे।
होस्ट फैक्टर में हमारे पास डेमोग्राफिक रहता है, डेमोग्राफिक फैक्टर हमारे पास है कि आप जो है पर्सन में डिजीज होगी तो वो डिपेंड करते हैं कि वो किस इलाके में रहता है, उसकी जो है हाइजीन कैसी है, उसके पॉवर्टी वगैरह, उसके जो है डिफरेंट सेटअप कैसे हैं। बायोलॉजिकल हमारे पास वो बायोलॉजिकल होस्ट फैक्टर हमारे पास वो फैक्टर हैं कि वो पर्सन जो है उसे पहले से कोई बीमारी नहीं है, हेरिडिटी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, जेनेटिक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, वो ससेप्टेबल है, इम्यून सिस्टम उसका काम कर रहा है या नहीं कर रहा, तो ये हमारे पास बायोलॉजिकल होस्ट फैक्टर हुआ। सोशल एंड इकोनॉमिक में हमारे पास क्या आता है कि उसका सोशल इकोनॉमिक स्टेटस, उसके एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, स्टेट मैरिटल स्टेटस, हाउसिंग, कि उसकी एजुकेशन कितनी है, उसकी तनख्वाह कितनी है, फाइनेंशियली वो स्टेबल है नहीं स्टेबल, वो स्ट्रेस में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, मैरिटल स्टेटस मैरिड है अनमैरिड है, उसका अपना घर है, हाइजीन कैसी है। तो ये सब कुछ जो है हमारे पास सोशल और इकोनॉमिक में आता है। उसके बाद लाइफ स्टाइल के बाद बात आते हैं कि उसके पर्सनैलिटी ट्रेट्स क्या हैं, कि लिविंग हैबिट उसके क्या हैं, एक्सरसाइज करता है नहीं करता, न्यूट्रिशन उसका क्या है, अल्कोहलिक एब्यूज़ तो नहीं है, स्मोकिंग तो नहीं करता, स्नाफ वगैरह, नस्वार वगैरह, इस तरह कोई उसके बिहेवियर पैटर्न। तो ये डिफरेंट लाइफ स्टाइल होस्ट का जो है वो भी इफेक्ट करता है डिजीज पैटर्न को। अब एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड में हम तीसरी चीज पे आते हैं, इन्वायरमेंट। फॉर ह्यूमन बीइंग द इन्वायरमेंट इज नॉट लिमिटेड एज इट नॉर्मली फॉर प्लांट एनिमल टू एसेट ऑफ क्लाइमेट फैक्टर। देखो अगर हम प्लांट या एनिमल की बात करें तो उनके लिए इन्वायरमेंट क्या है कि गर्मी, सर्दी, धूप, छाँव, हवाएं, ठंडी हवाएं, गर्म हवा, ये चीज़ें। लेकिन ह्यूमन की अगर बात करें तो इन्वायरमेंट फिजिकल के साथ हमारे पास जो है हमारा लाइफस्टाइल आता है, इकोनॉमिक स्टेटस आता है, माइंड लेवल आता है। तो ये सब कुछ फिजिकल इन्वायरमेंट भी, साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट भी, इमोशनल सब चीज़ें जो हमारे पास इन्वायरमेंट में आती हैं। फॉर एग्जाम्पल फॉर मैन सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन आर मोर इम्पोर्टेंट देन मीन एनुअल टेम्परेचर। यहाँ पे लिखा है कि पर्सन के लिए जो है उसके सोशल कंडीशन कैसे, उसके रिलेशंस कैसे हैं, उसके जो है सेटिस्फेक्शन है या नहीं है, और इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इससे कि फिजिकल कंडीशन। फिर हमारे पास इन्वायरमेंट फिजिकल भी होते हैं, बायोलॉजिकल भी होता है, साइकोसोशल, फिजिकल, साइकोसोशल। तो एक एक करके हम पढ़ते हैं। फिजिकल इन्वायरमेंट हमारे पास क्या है कि नॉन लिविंग थिंग फिजिकल फैक्टर, जिस तरह एयर, वाटर, साइल, हाउसिंग, क्लाइमेट, जियोग्राफी, डेब्रिस, ये चीज़ें, तो ये सब हमारे पास जो है फिजिकल इन्वायरमेंट में आती हैं। इसके बाद बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट। द बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट इज द यूनिवर्स ऑफ लिविंग थिंग विच सराउंड मैन इंक्लूडिंग मैन हिमसेल्फ। बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट में हमारे पास वो तमाम लिविंग थिंग्स जो एक ह्यूमन बॉडी को जो है घेरती हैं, उस इन्वायरमेंट में उसके इर्द गिर्द रहती है, जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं, इंसेक्ट्स आते हैं, रोडेंट्स आते हैं, एनिमल आते हैं, खुद इंसान भी आते हैं। क्योंकि एक पर्सन जो है वो किसी और के बंदे के जो है उसके बातों से हर्ट हो सकता है, उसके जो है अटैक से, उसके फोर्स लगाने से, तो है वो सब चीज़ें जो है बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट में आती हैं कि आपके इर्द गिर्द जितनी भी लिविंग चीज़ें जो आपके अफेक्ट करती हैं तो वो बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट में आता है। साइकोसोशल में कौन से फैक्टर आते हैं? दोज फैक्टर अफेक्टिंग पर्सनल हेल्थ, health care and community well-being that stem from psychosocial makeup of individual and structure and function of social group। इसके बाद साइकोसोशल इन्वायरमेंट में हमारे पास आपके जो है पर्सनल हेल्थ के बाद आता है, आपके इर्द गिर्द का जो है साइकोलॉजिकली आप जो है सेटिस्फाई है नहीं है सेटिस्फाई, हेल्थ केयर, आपकी केयर रखने वाला कौन है, आप खुद केयर रख सकते हैं, कम्युनिटी में आपके क्या रिलेशन वगैरह हैं। तो ये सब चीज़ें हमारे पास साइको सोशल इन्वायरमेंट में आती हैं। अब हम मेन चीज़ पे आते हैं, नेचुरल हिस्ट्री ऑफ अ डिजीज। द टर्म नेचुरल हिस्ट्री ऑफ अ डिजीज इज अ की कंसेप्ट इन एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी में नेचुरल हिस्ट्री ऑफ अ डिजीज इंतहाई इंपॉर्टेंट है। अब क्यों इंपॉर्टेंट है वो आगे हम पढ़ते हैं। पहला इसका डिफिनीशन है, यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी डिफिनीशन है नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज कि द अनइंटरप्टेड प्रोग्रेशन ऑफ अ डिजीज प्रोसेस इन एन इंडिविजुअल ओवर टाइम इन द एब्सेंस ऑफ इंटरवेंशन। कि अगर एक इंडिविजुअल में हम टाइम के साथ एक डिजीज का प्रोसेस देखते हैं लेकिन उस दौरान हमने कोई भी इंटरप्शन या इंटरवेंशन नहीं करनी होगी, डिजीज नेचुरल वे पे हमने छोड़ना होगा, तो फिर ये हमारे पास नेचुरल हिस्ट्री ऑफ अ डिजीज बनाता है।
Knowledge of natural history of a disease is important for disease prevention and कंट्रोल। इंतहाई इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं ये, आप याद रख लें कि नेचुरल हिस्ट्री ऑफ अ डिजीज का मकसद क्या है। उसका मकसद ये कि हमें डिजीज प्रिवेंशन के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल हो कि ये डिजीज क्यों हुआ है, किस वजह से हुआ है, हम इसको किस तरीके से रोक सकते हैं। और दूसरा इसका इम्पोर्टेंस क्या है कि हम कंट्रोल, कि हम डिजीज प्रोसेस को डिफरेंट स्टेप्स में किस तरह कंट्रोल करेंगे, तो वो हमारे पास नेचुरल हिस्ट्री हमें बताता है। After contact with infectious agent following some other physiopathological event, there is a theoretical point at which the disease process may begin. कि जब हम किसी भी पैथोजन वगैरह को फेस करते हैं तो हमारे पास जो है वो हमारे बॉडी में इंटर हो जाता है और फिर उसके 3 आउटकम होते हैं। 3 आउटकम होते हैं, लेकिन उसको हमने इंटरवेंशन नहीं करनी। एक, अगर आप पैथोजन आपके बॉडी में इंटर हुआ तो आप इंटरवेंशन नहीं करते, तो अगर इंटरवेंशन नहीं करते तो 3 चीज़ें आपके पास आ सकती हैं। पहला है आपके पास है रिकवरी, कि आप जो है रिकवर हो सकते हैं, मे बी वो डिजीज़ आपके बॉडी में है तो इम्यून सिस्टम उसके खिलाफ लड़ रहे हैं तो आपकी रिकवरी हो सकती है। डिसेबिलिटी भी आप में हो सकती है, आप डिसेबल हो सकते हैं उस डिजीज़ की वजह से। और तीसरा, डेथ भी आपकी हो सकती है। तो नेचुरल हिस्ट्री में हम अनइंटरप्टेड प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज पढ़ते हैं, जिसमें हमारे पास 3 आउटकम आ सकते हैं, या तो रिकवरी होगी, या डिसेबिलिटी होगी, या आपके पास डेथ होगी। ये नेचुरल हिस्ट्री ऑफ अ डिजीज है कि आप में एक्सपोजर हो गया होस्ट का तो उसमें डिजीज काज हो गई, तो डिजीज के अब 3 हमारे पास आउटकम आ गए कि या तो उसकी रिकवरी हो जाती है, या फिर हमारे पास क्या हो जाता है कि वो डेथ में चला जाता है, या हमारे पास ये पॉसिबिलिटी भी है कि उसको डिसेबिलिटी हो जाए। तो ये नेचुरल हिस्ट्री ऑफ अ डिजीज है कि एक्सपोजर से आप होस्ट हो, होस्ट में डिजीज काज हो गई। अब डिजीज की 3 हमारे पास पॉसिबिलिटी है, या तो आपके पास रिकवरी हो जाती है, या डिसेबिलिटी हो जाती है, और या फिर हमारे पास डेथ हो जाता है। ये नेचुरल हिस्ट्री ऑफ अ डिजीज, इसको आप देख ले, वेरी इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास एक पेशेंट जो है वो ससेप्टेबल है, ये हम देख लें, एक पर्सन जो है वो ससेप्टेबल है। अब उसका हो गया एक्सपोजर, तो उसमें क्या हो गया कि उसमें डिजीज स्टार्ट होना शुरू हो गई, लेकिन वो किस स्टेज में है, वो सब क्लिनिकल स्टेज में है डिजीज। सब क्लिनिकल स्टेज के आप में डिजीज तो है, लेकिन उसके साइन सिम्टम आप पे अपीयर नहीं हुए। और जब हम स्क्रीनिंग करते हैं तो वो सब क्लिनिकल स्टेज पर करते हैं। और ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि स्क्रीनिंग सब क्लिनिकल स्टेज पे जो हमारे पास होता है, और फायदेमंद भी है कि आप सब क्लिनिकल स्टेज में आप जो है अगर स्क्रीनिंग करें तो आपके पास पता चल सकते हैं कि इस पर्सन को कौन सी बीमारी है। उसके बाद आप सब क्लिनिकल स्टेज के बाद क्लिनिकल स्टेज में जब आते हैं तो वहाँ पे हमारे पास जो है वहाँ हमारे पास साइन सिम्टम स्टार्ट होना शुरू हो जाते हैं। फिर इसके बाद साइन सिम्टम जब आप में स्टार्ट हो गए, क्लिनिकल हो गए, अब यहाँ पे एमसीक्यूज ये है कि डायग्नोसिस जो है वो हमारे पास मैक्सिमम डायग्नोसिस वो क्लिनिकल स्टेज पे होते हैं, क्लिनिकल डिजीज में हमारे पास डायग्नोसिस होते हैं। उसके बाद 3 पॉसिबिलिटी फिर हमारे पास रह जाती है कि या तो आपकी रिकवरी होगी, या आपकी डिसेबिलिटी, या आपकी डेथ होगी। ये हमारे पास नेचुरल हिस्ट्री ऑफ अ डिजीज है। ये तेजी से पढ़ते हैं, ऑलरेडी मैं आपको समझा चुका हूँ। द डिजीज प्रोसेस बिगिन विद अप्रोप्रिएट एक्सपोजर टू एक्युमुलेशन ऑफ फैक्टर सफिशिएंट फॉर डिजीज प्रोसेस टू बिगिन इन अ ससेप्टेबल होस्ट, कि हमारे पास होस्ट ससेप्टेबल है तो उसमें क्या हो, उसमें पर हमारे पास जो है पैथोजन की एग्रीगेशन होना शुरू हो जाती है। तो ये इतनी एग्रीगेशन है कि वो आपके पास जो है डिजीज काज कर सके। फॉर इन्फेक्शियस डिजीज एक्सपोजर इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अगर आपके पास इन्फेक्शियस डिजीज होनी है तो उसके लिए एक्सपोजर वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का होता है। अगर कोई जो है कैंसर वगैरह किसी को डिजीज होनी है तो उसका एक्सपोजर एस्बेस्टॉस को होगा, जो है वो स्मोकिंग को होगा, रेडिएशंस को होगा। उसके बाद हमारे पास 2 स्टेज आते हैं, एक सब क्लिनिकल स्टेज आता है आफ्टर द डिजीज प्रोसेस हैज बीन ट्रिगर पैथोलॉजिकल चेंजेस दैट अकर विदाउट द इंडिविजुअल बीइंग अवेयर ऑफ देम, कि अगर हमारे पास डिजीज हो जाती है तो उस पर्सन को पता भी नहीं होता और उसके बॉडी में पैथोलॉजिकल चेंज आना शुरू हो जाती है, उसको कहते हैं सब क्लिनिकल स्टेज। द स्टेज ऑफ डिजीज एक्सटेंडेड फ्रॉम टाइम ऑफ एक्सपोजर टू ऑनसेट ऑफ अ डिजीज इज यूजुअली कॉल्ड इंक्यूबेशन, कि आपके पास अगर एक डिजीज सब क्लिनिकल स्टेज से लेकर क्लिनिकल स्टेज पे है,
कि आप में जो है एक डिजीज़ जो है वो इन काज होना शुरू हो गई, तो डिजीज़ के स्टार्ट होने से लेकर उसके साइन सिम्टम अपीयर होने तक जो पीरियड है वो हमारे पास इनक्यूबेशन पीरियड कहलाता है। Although disease is not apparent during the incubation period, some pathological changes। अच्छा जी, इसके बाद क्लिनिकल डिजीज पे आते हैं। फिर द ऑनसेट ऑफ सिम्टम मार्क द ट्रांसमिशन फ्रॉम सब क्लिनिकल टू क्लिनिकल डिजीज। कि क्लिनिकल डिजीज हमारे पास क्या है कि जब हमारे पास जो है साइन सिम्टम स्टार्ट हो आना शुरू हो जाते हैं तो वो डिजीज जो है वो सब क्लिनिकल स्टेज से जाके क्लिनिकल डिजीज में पहुंच जाती है, और हमारे पास मोस्ट डायग्नोसिस जो है वो क्लिनिकल स्टेज पे होते हैं। तो ये एमसीक्यूज के तौर पे आप याद रख लें। अल्टीमेटली डिजीज प्रोसेस एंड आइदर इन रिकवरी, या फिर इसके बाद डिजीज प्रोसेस या तो रिकवरी होगी या डिसेबिलिटी होगी या डेथ होगी हमारे पास। तो ये प्री क्लिनिकल स्टेज है। प्री क्लिनिकल स्टेज में हमारा ये निमोनिक्स है वेरी इजी, जो आपको याद होंगे कि उसमें हमारे पास जो है प्री क्लिनिकल स्टेज में बायोलॉजिकल ऑनसेट ऑफ डिजीज होती है, पैथोलॉजिकल एविडेंस ऑफ डिजीज हमारे पास होता है एपी में। साइन सिम्टम जो है वो प्री क्लिनिकल और क्लिनिकल के बॉर्डर पे हमारे पास साइन सिम्टम स्टार्ट होना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद फिर क्या होगा, मेडिकल केयर की ज़रूरत होगी, डायग्नोसिस होगी, और उसके बाद जो है ट्रीटमेंट होगी हमारे पास। डिजीज प्रोसेस की यह आउटकम है कि आपके पास या तो इम्पेयरमेंट हो जाती है या डिसेबिलिटी हो जाती है या आप हैंडीकेप। इम्पेयरमेंट ये है कि आपके बॉडी में चेंज आना शुरू हो जाते हैं, साइन सिम्टम होना शुरू होते हैं। डिसेबिलिटी तो आपको पता है कि आप डिसेबल हो जाते हैं। डिसेबल मतलब ये आपका जो है कोई भी आर्गन काम करना शुरू कर छोड़ देता है, या कोई और डिसेबिलिटी आप में आ जाती है। और जब डिसेबिलिटी एक ऐसे कंडीशन पे पहुंच जाए कि वहाँ उसकी रिकवरी पॉसिबल ना हो, तो वो हैंडीकेप कहलाता है। ये डिजीज प्रोसेस आउटकम है कि हमारे पास डिजीज आंसेट होते हैं, फिर साइन सिम्टम ये आप लोग खुद पढ़ लें। ये हमारे पास क्लिनिकल कोर्स ऑफ अ डिजीज है कि एटियोलॉजिकल फेस में हमारे पास क्या होता है, सोशल इन्वायरमेंट डिटर्मिनेंट हमारे पास आ जाते हैं कि कम्युनिटी के सर्कमस्टांसिस क्या है, सोसाइटी क्या है उसकी। उसके बाद हमारे पास रिस्क या प्रोटेक्टिव फैक्टर कि उसका लाइफस्टाइल कैसा है, जेनेटिक कैसा है, एक्सरसाइज करता है या नहीं करता, ऑक्यूपेशन कैसा है, तो वो हमारे पास प्रोटेक्टिव और रिस्क फैक्टर पे भी आते हैं। रिस्क फैक्टर इस तरह है कि अगर कोई शख्स जो है वो एटॉमिक एनर्जी में काम करता है, या कोई इस तरह का जो हमारे पास है कोयले की कान वगैरह में काम करते हैं, तो उसको जो है रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो सकते हैं। एटॉमिक एनर्जी वाले को कैंसर प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो ये हमारे पास जो है उसके ऑक्यूपेशन पे भी डिपेंड करता है। उसके बाद फिर प्री क्लिनिकल स्टेज होता है जिसमें हमारे पास साइन सिम्टम स्टार्ट होना शुरू हो जाते हैं, लेकिन उनको हमारे पास हमें पता नहीं चलता। आपके बॉडी में चेंज स्टार्ट होना शुरू हो जाते हैं लेकिन आपको पता नहीं चलता। और इसके बाद क्लिनिकल फेज भी स्टार्ट होता है आपके पास सिम्टम अपेयर होने से। और क्लिनिकल स्टेज के बाद फिर हमारे पास फिर वही बात है, तीन चीज़ें होंगी, या इम्पेयरमेंट होगा, डिसेबिलिटी होगी, या आपके पास हैंडीकैप होगा, या डेथ। अच्छा, अब ये हमारे पास कुछ टर्म्स हैं जो कि इंतहाई इंपॉर्टेंट है। लेटेंट पीरियड। लेटेंट पीरियड आपके पास डिजीज के एक्सपोजर से लेके उसके साइन सिम्टम अपेयर होने तक जो हमारे पास स्टेज है इसको कहते हैं लेटेंट पीरियड। इसके मुकाबले में हमारे पास इनक्यूबेशन पीरियड जो है वो क्या है कि आपके बॉडी में पैथोजन इंटर हुआ है, लेकिन इंटर होने के बाद उसने डिवीजन स्टार्ट कर ली। तो पैथोजन के डिवीजन स्टार्ट होने से लेकर उसके साइन सिम्टम अपेयर होने तक जो है वो हमारे पास इनक्यूबेशन पीरियड कहलाता है। तो इनक्यूबेशन पीरियड जो है वो थोड़ा लिमिटेड है, लेटेंट पीरियड जो है वो वास्ट है। सही है, वो वास्ट इस तरह है कि आपके पास एक्सपोजर से लेकर साइन सिम्टम अपेयर होने तक, लेकिन इसमें पैथोजेनिसिस से लेकर आपके पास जो है साइन सिम्टम अपेयर होने तक जो है वो इनक्यूबेशन पीरियड है। इसके बाद इन्फेक्शियस पीरियड, द टाइम ड्यूरिंग विच होस्ट कैन इन्फेक्ट अनदर ससेप्टेबल होस्ट। इन्फेक्शियस पीरियड कौन सा है कि वो पीरियड जिसमें हमारे पास एक पर्सन जो है वो किसी और पर्सन को इफेक्ट कर सके, तो ये हमारे पास इन्फेक्शियस पीरियड कहलाता है। जिस तरह हमारे पास कोरोना वगैरह जो है, तो इसमें अगर आप कोरोना पेशेंट के साथ मिलते हैं तो उसे जो इन्फेक्शन है तो वो आपको भी हो सकता है। नॉन इन्फेक्शियस पीरियड, द पीरियड व्हेन द होस्ट एबिलिटी टू ट्रांसमिट डिजीज टू अदर होस्ट डिजीज। इसमें क्या होता है कि होस्ट जो है वो एक से लेकर दूसरे तक जो है इन डिजीज ट्रांसफर नहीं कर सकता, इन्फेक्शंस कैरी नहीं कर सकता।
नेचुरल हिस्ट्री ऑफ अ डिजीज, चिकन पॉक्स में हमारे पास है इन्फेक्शियस डिजीज काज बाय वेरिसिला जूस्टर। तो चिकन पॉक्स हमारे पास वेरिसिला जूस्टर काज करती हैं, ये आप एमसीक्यूज के लिए याद कर लें। लेटेंट पीरियड ऑफ चिकन पॉक्स इज शार्टर। अब यहाँ पे दिया है कि लेटेंट पीरियड डिफरेंट डिजीज का डिफरेंट है। अब चिकन पॉक्स का लेटेंट पीरियड जो है वो शार्टर है देन द इनक्यूबेशन पीरियड, उसका लेटेंट पीरियड जो है वो इनक्यूबेशन पीरियड से शॉर्ट है। सो अ चाइल्ड विल चिकन पॉक्स बिकम इन्फेक्शन टू अदर बिफोर डेवलपिंग सिम्टम। अब क्या होता है कि एक पर्सन को अगर चिकन पॉक्स है तो उसमें साइन सिम्टम अभी अपेयर नहीं हुए, कोई बात नहीं, लेकिन इसके बावजूद भी जो है वो हमारे पास डिजीज को ट्रांसफर करता है एक जगह से दूसरी जगह पर, एक पर्सन से दूसरी पर्सन को। इसके बाद एड्स पे आते हैं, तो एड्स का लेटेंट पीरियड जो है वो शॉर्ट होता है और इन्फेक्शियस पीरियड जो है इंक्यूबेशन पीरियड वो जो है हमारे पास लॉन्ग होता है। एपिडेमियोलॉजिकल अप्रोच के एपिडेमियोलॉजिस्ट अप्रोच किस तरह करते हैं। द प्रैक्टिस ऑफ एपिडेमियोलॉजी रिलाइज ऑन अ सिस्टमेटिक अप्रोच। इन वेरी सिंपल टर्म द एपिडेमियोलॉजिस्ट तीन चीज़ें करते हैं। एक तो वो केसेस काउंट करती हैं कि कहाँ पे डिजीज काज है, डिजीज कितने नंबर पर्सन है, कहाँ पे है, टाइम क्या कौन सा है, पर्सन कौन सा है, प्लेस कौन सा है। फिर क्या करती हैं कि केसेस को डिवाइड करती हैं अप्रोप्रिएट नंबर पे, और उसके बाद जो है कंपेयर करती हैं डिफरेंट ग्रुप्स में को आपस में। तो उसके बाद हमारे पास डिजीज बर्डन वगैरह का पता चल जाता है। बिफोर काउंटिंग केसेस हाउ एवर एपिडेमियोलॉजिस्ट मस्ट डिसाइड व्हाट इज केस। This is done by developing a case definition. Then using this case definition, the epidemiologist find and collect information about case patient। कि कहते हैं कि केस को काउंट करने से, उसको कंपेयर करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास केस कौन सा है। तो केस हम किस तरह उसको थ्रू डायग्नोसिस या साइन सिम्टम जो है हमें पता चलता है कि हाँ ये केस हमारे पास है, इसको डिजीज है, तो उसके बाद हम उस पर जो है सेटिंग स्टार्ट करना शुरू कर देते हैं। टू कैलकुलेट डिजीज रेट एपिडेमियोलॉजिस्ट डिवाइड द नंबर ऑफ केसेस बाय द साइज ऑफ पॉपुलेशन। कहते हैं कि नंबर ऑफ केसेस को पॉपुलेशन पे डिवाइड करता है, तो इस तरह उसको डिजीज का रेट पता चल जाता है कि हमारे पास मिसाल के तौर पे अगर 100 पॉपुलेशन है तो उसमें कितने लोगों को जो है ये डिजीज हुई है। तो वो इस तरह करते हैं फाइनली टू डिटरमाइन वेदर दिस रेट इज ग्रेटर देन व्हाट वन कुड नॉर्मली एक्सपेक्ट एंड इफ सो आइडेंटिफाई फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू द इंक्रीज। फिर जब क्या करते हैं कि वो हमारे पास जो है रेट निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद ये देखते हैं कि अगर रेट हमारे पास ज़्यादा हो तो फिर क्या वो ये डिस्का जो है फाइंड करते हैं कि कौन से फैक्टर जो हैं जो इसको काज करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास जो है कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं तो उसका रीज़न क्या है कि हम SOPs वगैरह फॉलो नहीं करते, तो वो डिफरेंट हमारे पास कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर हैं किसी भी डिजीज़ के काज होने तक। अब ये केस की बात हुई है कि केस क्या है कि केस हमारे पास कोई भी न्यू डिजीज जिसमें हमारे पास जो है जो लिमिटेड हो, जिसके उसके बारे में फुल इंफॉर्मेशन जो है हमारे पास जो है केस कहलाता है, कि उसमें हम उसकी डायग्नोसिस करते हैं, सिंड्रोम वगैरह चेक करते हैं, डिजीज वगैरह सब कुछ उसका जो है जान पहचान होती है। Component of case definition for outbreak investigation. A case definition consists of clinical criteria and sometimes limitation on time, place and person. केस इन्वेस्टिगेशन जो केस डिफिनीशन हमारे पास कहें कि ये आपके पास पर्सन, प्लेस और टाइम पे डिपेंड करते हैं कि किस टाइम को आपने केस को किस टाइप जो है उसको डिस्कस करना है। आपके पास केस आता है तो कहाँ पे आता है, मेल में वो पेशेंट है या फीमेल है वो पेशेंट, एज का क्या है, वो लोकेशन क्या है, ये सब कुछ जो हमारे पास कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है उसके हमारे पास कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है कि भी डिजीज का होने में। इफ अवेलेबल द क्लिनिकल क्राइटेरिया यूजुअली इंक्लूड कंफर्मेटरी लेबोरेटरी टेस्ट इस। अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि कोई भी शख्स अगर कहते हैं कि ये केस है तो हम उसको कंफर्म करेंगे थ्रू डायग्नोसिस टेस्ट, और उसके साइन सिम्टम ऑफ फिजिकल जो है सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब जो है आप उसको चेक करेंगे। क्राइटेरिया केस डिफिनीशन। इन केस डिफिनीशन क्या है कि केस डिफिनीशन में है अ सेवरल सेट ऑफ क्राइटेरिया डिपेंडिंग ऑन हाउ सर्टन डिजीज और सर्टन डायग्नोसिस इज। कि हमारे पास केस जो है वो एक खास क्राइटेरिया के बेस पे होता है कि डिजीज आपके पास जो है वो डायग्नोस हुई है तो किस हद तक एक डिजीज डायग्नोस हुई है, उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि ये केस है या नहीं। तो यहाँ पे एक एग्जांपल लिया गया है कि मीजल पर्सन जो है
उसमें फीवर भी होता है, रेशेस भी होते हैं जो हैं, और वो जो है उसमें और प्रॉब्लम होती है। तो उन्होंने जो है डिवाइड किया हुआ है और कहते हैं कि सस्पेक्टेड, अगर किसी पर्सन को पहले से इलनेस वगैरह है, उस पर स्किन एलर्जी वगैरह है, तो उस कंडीशन जो है वो पर्सन ससेप्टेबल होगा। प्रोबेबल अ केस दैट मेड द क्लिनिकल केस डिफिनीशन हैज नॉन कंट्रीब्यूटरी आर नॉन सीरोलॉजिक टेस्टिंग की प्रोबेबिलिटी आप चेक करते हैं कि अगर हमारे पास ये सिम्टम होंगे तो प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होंगी। इसमें हम अंदाज़ा लगाते हैं। और कंफर्म केसेस किस तरह होते हैं कि हम अगर केस को थ्रू साइन सिम्टम या डायग्नोस्टिक वगैरह के ज़रिए अगर कंफर्म कर ले तो हमारे पास जो है वो कंफर्म केसेस में आता है। तो ये हमारे पास जो है आज का यूनिट हुआ। इसमें अगर आपको कोई क्वेश्चन वगैरह तो थ्रू कमेंट आप हमसे पूछ सकते हैं। ओके।